नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी JNU, DU और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ चुके हैं। और अगर हम हिंदी साहित्य से बात करें तो JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सभी में हिंदी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बड़ा भाग है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों की बात करी थी, जिसमें हमने वर्णानुक्रम पद्धति के बारे में बात करी थी, कालक्रम पद्धति के बारे में बात करी थी और विधेयवादी पद्धति के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किन किन आचार्यों ने या किन किन रचनाकारों ने अपने इतिहास ग्रंथों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस कड़ी में हम एक ये लिस्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हम ये लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है गारसा दा तासी का। साथियों, गारसा दा तासी एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ 2 खंडों में लिखा। पहला खंड 1839 में आता है और दूसरा खंड 1847 में आता है। पहले खंड में इन्होंने अपने दोनों इतिहास ग्रंथों में 738 कवियों को सम्मिलित किया है, जिसमें इन्होंने हिंदी के 72 कवि माने हैं। और ये 72 कवि कौन है? अंगद से लेकर हेमंत तक इन्होंने 72 कवियों को माना है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ना तो हमें अंगद का कहीं पर उल्लेख मिलता है, ना हेमंत का कहीं पर उल्लेख मिलता है। यानी कि इन्होंने जिन 72 कवियों का हमें बताया है, वर्णन किया है, उन 72 कवियों के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास में आगे चलकर हमें कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। दूसरे नंबर पर एक इतिहासकार हैं जिनका अधिकतर किताबों में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन ये कई बार महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ने अपना इतिहास ग्रंथ 1848 ईस्वी में लिखा और इसमें इन्होंने 1004 कवियों को शामिल किया, जिसमें हिंदी के 62 कवि शामिल थे। जब हम इसमें 1004 कवियों की बात कहते हैं तो ये हिंदी उर्दू के मिश्रित कवि हैं, जिसमें हिंदी के 62 कवियों की इन्होंने बात करी है। इन्होंने किसी कवि का नाम नहीं लिया है, इन्होंने ये भी नहीं बताया कि साहित्य का आरंभ कहाँ से होता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि काल अनुक्रम पद्धति से पहला इतिहास ग्रंथ अगर किसी ने पहली बार कोई प्रयास किया था तो वो मौलवी करीमुद्दीन थे। इसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी में आता है और ये विशुद्ध रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने जिन 1003 कवियों का वर्णन किया है वो 1003 कवि हिंदी के कवि हैं। इसलिए विशुद्ध हिंदी के कवियों का किस इतिहास ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो उसका जवाब होगा शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में। और इन्होंने पहला कवि पुष्य या पुंड नामक कवि को माना है और साहित्य का आरंभ 713 ईस्वी से माना है। इसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। जॉर्ज ग्रियर्सन, अगर हम देखें कि वैज्ञानिक ढंग से हिंदी का साहित्य का इतिहास लिखने की शुरुआत अगर किसी ने करी तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। वैज्ञानिक ढंग से किस आधार पर? कि इन्होंने काल अनुक्रम पद्धति का प्रयोग किया और जिन कालखंडों को बांटा उनका नाम भी इन्होंने नामकरण करने का भी प्रयास किया। इन्होंने केवल कालखंड के आधार पर बांटने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने ना केवल कालखंड के आधार पर बांटा, समय के हिसाब से बांटा, बल्कि उनका नामकरण भी करने की कोशिश करी। तो ये अपने आप में एक वैज्ञानिक ढंग से प्रयास था। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि हिंदी का विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो उसका जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि शुक्ल जी का इतिहास जो है वो हिंदी का विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। तो ग्रियर्सन ने 1888 में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और जिसमें 938 कवियों का इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने भी पहले कवि के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ 4 खंडों में आया। इसके 3 खंड 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इन्होंने 4 खंडों में कुल 5000 कवियों का जिक्र किया है और आचार्य शुक्ल इनके इतिहास ग्रंथ को महावृत्त संग्रह कहते हैं और अपने इतिहास ग्रंथ के लिए मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को एक आधार सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहासों में मील का पत्थर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का जिक्र किया है और पहला कवि इन्होंने मुंज को माना है। ये तो हो गई एक इनकी लिस्ट।
इनके बाद में और भी इतिहास ग्रंथ आएंगे, जैसे रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके अलावा हिंदी का वृहद इतिहास, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आदि कई इतिहास ग्रंथ आएंगे। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हमने इनकी एक मोटा मोटी रूपरेखा पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि इन इतिहास ग्रंथों के अंदर क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गारसा दा तासी, गारसा दा तासी का इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम है। और ये इतिहास ग्रंथ इन्होंने फ्रांस में बैठे बैठे लिखा था। गारसा दा तासी कभी हिंदुस्तान नहीं आए थे और इन्होंने न केवल हिंदी का बल्कि और भी कई भाषाओं का इतिहास ग्रंथ लिखा था, यानी कि इनकी एक हॉबी थी भाषाओं का इतिहास लिखना। और ये हिंदुस्तान नहीं आए थे, इसीलिए जब हम इनके हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में जो जानकारी दी है वो तथ्यात्मक रूप से कुछ खास जानकारी नहीं है, या फिर बहुत बेकार इतिहास ग्रंथ इसको कह सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि हिंदी भाषा के इतिहास ग्रंथ में ये पहला प्रयास था जब हिंदी का इतिहास लिखने की किसी ने कोशिश करी। गारसा दा तासी के बाद जब मौलवी करीमुद्दीन इतिहास ग्रंथ लिखते हैं तो ये एक बदलाव लेकर आते हैं। तासी के इतिहास ग्रंथ में एक 738 कवियों का जिक्र है, 72 हिंदी के कवि भी मिलते हैं, लेकिन हिंदी के जिन कवियों का इन्होंने उल्लेख किया है उन कवियों का आज के हम हिंदी साहित्य के इतिहासों में कहीं पर नाम भी नहीं पाते। तो इसलिए इस इतिहास ग्रंथ को तथ्यात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। हाँ, इसलिए जरूर महत्वपूर्ण है कि पहला प्रयास हिंदी में किया गया इतिहास लेखन में, इतिहास लेखन की दिशा में। तो दूसरा, जब मौलवी करीमुद्दीन लिखते हैं, मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तज़किरा अ शुअराई हिंदी, ये मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का नाम है, तज़किरा ए शुअराई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन जिन 1004 कवियों का जिक्र करते हैं उनको कालानुक्रम पद्धति के हिसाब से जमाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मौलवी करीमुद्दीन का इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है। लिखा कब है? 1848 ईस्वी में। इसके बाद शिव सिंह सेंगर आते हैं। शिव सिंह सेंगर के बाद से हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के जो कवि हैं इनके इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कवियों के बारे में जानकारी मिलती है विशुद्ध रूप से, यानी कि केवल हिंदी के कवियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें ना उर्दू के कवि आएंगे या ना दूसरी भाषाओं के कवि आएंगे, हिंदी के कवि। इसलिए विशुद्ध हिंदी कवियों का अगर इतिहास ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम होगा शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ। और नाम क्या है इसका? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज एक ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें हिंदी के कवियों का, केवल हिंदी के कवियों का हमें जिक्र मिलता है। और पहला कवि इन्होंने पुष्य या पुंड को माना है और 713 ईस्वी से साहित्य के इतिहास का आरंभ माना है। इसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ अगर हम बात करें तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से लिखा है और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का एक और महत्वपूर्ण काम अगर हम भाषा के संदर्भ में देखें तो वो है भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण में भारत की बोलियों का बड़ा ही एक मानक सर्वेक्षण करके जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये किताब लिखी है, जो इस क्षेत्र में आज भी एक बड़ी किताब मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। इनके बाद इतने उत्कृष्ट स्तर पर दोबारा भाषा के सर्वेक्षण के प्रयास नहीं हुए हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें इन्होंने 938 कवियों को शामिल किया। लेकिन पहला कवि कौन होगा इस बात पर जॉर्ज ग्रियर्सन भी मौन है।
जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कालक्रम के हिसाब से कालखंडों को बांटा। दूसरी बात, कालखंडों का नामकरण भी इन्होंने किया, जो इनसे पहले के इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता। मौलवी करीमुद्दीन ने समय के हिसाब से बांटने की बेशक कोशिश करी, लेकिन कालखंडों का जो नाम था, अलग अलग जो दौर हुए साहित्य के इतिहास में, उनके नामकरण में जॉर्ज ग्रियर्सन इतने महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए। लेकिन ग्रियर्सन ने पहली बार ऐसा प्रयास किया। लेकिन ग्रियर्सन की कमी क्या रही कि इन्होंने कालखंडों का जो नामकरण दिया, वो अगर हम समय के हिसाब से देखें तो वो सिस्टमेटिक नहीं बैठता। जैसे कहीं पर इन्होंने आचार्य तुलसीदास के नाम के हिसाब से समय को दे रखा है, तो उसके साथ में इन्होंने दे दिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, यानी कि अंग्रेजों के दौर में हिंदुस्तान। फिर बीच में ये आदिकालीन, ये मध्यकालीन कवियों को ले आते हैं, उसके बाद अचानक से कहीं से आधुनिक काल को ले आते हैं। तो इस तरह से सिस्टमेटिक नहीं है चीजें, समय के अनुसार नहीं है। इन्होंने कालखंडों को बांट तो दिया, लेकिन जब उनको जमाने की बारी आई तो वहां पर ये चूक गए। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कालखंड के हिसाब से बहुत उम्दा इतिहास ग्रंथ नहीं है। बेशक इन्होंने समय के आधार पर बांटा, लेकिन जब उनका नामकरण किया और जब उनको जमाया तो वहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन पूरी तरह से सफल नहीं हुए। इसलिए पहला वैज्ञानिक इतिहास अगर पूछा जाए तो हमें जॉर्ज ग्रियर्सन को ही बताना है, लेकिन पहला शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास पूछा जाए तब वहां पर हम जॉर्ज ग्रियर्सन ना करके रामचंद्र शुक्ल करेंगे। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपना इतिहास ग्रंथ 4 कालखंडों में विभाजित, चार खंडों में लिखा। पहले 3 खंड 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा खंड 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें 5000 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने पहले कवि की बात तो नहीं करी, लेकिन पहले गद्यकार के बारे में इन्होंने जरूर अपनी राय रखी है। इन्होंने पहला गद्यकार गोरखनाथ को माना है, लेकिन इसके संदर्भ में इन्होंने जो प्रमाण या जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं वो संदिग्ध हैं, यानी कि उन पर प्रामाणिकता का एक संशय लगा रहता है कि ये प्रामाणिक है या नहीं है। इसलिए ये कोई सर्वमान्य मत नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मिश्र बंधुओं के हिसाब से पहला गद्यकार कौन है, तो उसका उत्तर हम कर देंगे गोरखनाथ। इन्होंने साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से माना है। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम विस्तार से पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, लेकिन इससे पहले इससे जुड़े कुछ जरूरी तथ्य। हिंदी शब्द सागर नामक एक ग्रंथ लिखा गया, हिंदी शब्द सागर, और यह ग्रंथ लिखा श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का कार्य दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का कार्य शुरू किया, और लिखते लिखते ये इतनी बड़ी भूमिका हो गई कि ये अपने आप में एक ग्रंथ के रूप में अलग से एक रचना बन गई। तो बाद में इसे हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया 1929 में। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए आचार्य शुक्ल ने 4 रचनाओं का रॉ मटेरियल के रूप में या कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया, जिनमें सबसे पहले है कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और जिस वक्त आचार्य शुक्ल अपना इतिहास ग्रंथ लिख रहे थे, उस वक्त तक इसके 2 खंड प्रकाशित हुए थे। कितने? 2 खंड। बाद में हालांकि इसके 8 खंड तक आए थे, लेकिन उस वक्त 2 खंड प्रकाशित हुए थे। दूसरी
मिश्र बंधु विनोद, किसकी रचना? मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ। तीसरी, हिंदी कोविद रत्नमाला, यह किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, हिंदी कोविद रत्नमाला। और चौथी, ब्रजमाधुरी सार, ब्रजमाधुरी सार। ब्रजमाधुरी सार किसकी रचना है? वियोगी हरि, वियोगी हरि की रचना है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है? श्याम सुंदर दास की। इन रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, कच्ची सामग्री के रूप में इन रचनाओं का इस्तेमाल किया और उसके बाद अपनी रचना लिखी, जिसमें इन्होंने लगभग 1000 कवियों का जिक्र किया है। और इन्होंने पहला कवि किसको माना है? मुंज को माना है, पहला कवि मुंज को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, जैसे कि हमने देखा था कि ये विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। और विधेयवाद की हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि फ्रेंच विद्वान तेन इसके जनक हैं और जाति, वातावरण और क्षण, 3 तत्वों पर ये आधारित होती है। तो आचार्य शुक्ल ने जब अपना इतिहास लिखा तो आचार्य शुक्ल ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया कालखंड को, काल विभाजन का। साहित्य के इतिहास को कालखंडों के हिसाब से बांट दिया और 4 कालखंड बना दिए, जिसमें सबसे पहले था वीरगाथा काल, जिसको हम आधुनिक काल कह देते हैं। इसके बाद आदिकाल कह देते हैं। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कह देते हैं। इसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल कह देते हैं। और इसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण कार्य और सबसे ज्यादा खास बात यह रही कि इन्होंने कालखंडों को बांटा और उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने उस कालखंड का नामकरण कर दिया। जैसे बात करें वीरगाथा काल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। इस पर हालांकि आगे जाकर विवाद भी हुए थे इस वीरगाथा काल नाम पर, और आज इसका सर्वमान्य नाम आदिकाल है। लेकिन अपने तर्कों से इन्होंने इस समय को वीरगाथा काल प्रस्तावित किया। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा और आधुनिक काल की बात हुई। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी कवि को न केवल उसके रचना कर्म के आधार पर बल्कि उसके परिवेश के आधार पर देखकर और उसका मूल्यांकन करना, यह काम सबसे पहले आचार्य शुक्ल ने किया। दूसरी बात, किसी कालखंड में, किसी समय विशेष में कौन सी प्रवृत्तियों की रचनाएं अधिक लिखी जा रही हैं, इसके आधार पर इन्होंने कालखंड का नामकरण किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, कवियों का मूल्यांकन उनके काव्य के आधार पर किया गया, उनके काव्य के उनके काव्य को देखते हुए किया गया। इसमें बहुत कम जगह ऐसा हुआ कि हमें आचार्य शुक्ल का पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। हालांकि कई जगह मिलता है, जैसे तुलसी और कबीर के मामले में हम देखें तो इन्होंने तुलसी को ज्यादा बड़ा कवि माना है, कबीर को महत्ता नहीं दी है। इन्होंने सिद्धों और नाथों को इतनी ज्यादा महत्ता नहीं दी है, उसको केवल भक्ति साहित्य या फिर भक्ति धर्म का साहित्य, धार्मिक साहित्य बोलकर इन्होंने नकार दिया है। इस प्रकार से कई बातें हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1000 साल, लगभग 1000 साल का इन्होंने इतिहास लिखा और उसमें बहुत हद तक निष्पक्ष रहते हुए प्रवृत्तियों के आधार पर कालखंडों को बांटा और रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए इन्होंने कवियों को वरीयता सूची में रखा। इसलिए आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के बाद में और भी कई छोटे मोटे इतिहास ग्रंथ आते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो अब तक हमने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो कुछ मुख्य इतिहासकार थे, उनके ग्रंथों की हमने चर्चा करी। इनमें कौन कौन थे?
सबसे पहले गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन का तज़किरा शोराई हिंदी, इसके बाद शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, इसके बाद जॉर्ज ग्रेयर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके बाद मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद, और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद कुछ और इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथ हैं जिनकी चर्चा साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में अक्सर होती है, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। इसमें आता है सबसे पहले हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ को अधूरा इतिहास भी कह देते हैं। अधूरा क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें भक्ति काल तक ही मुख्य रचनाएं हमें मिलती हैं, या यह इतिहास ग्रंथ मुख्य रूप से भक्ति काल तक है, इसलिए इसे हिंदी साहित्य का जो अधूरा इतिहास ग्रंथ है एक तरीके से मान सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके बाद आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अगर देखें तो रामचंद्र शुक्ल की बातों को अपने तर्कों से जिन्होंने काटा, या फिर काटा ना कहकर हम यूं कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल की बातों को इन्होंने पूर्ण किया। जहां जहां पर शुक्ल जी की रचनाओं में या उनकी जो मान्यताएं थी उनमें कमियां दिख रही थी, वहां पर द्विवेदी जी ने अपने तर्कों से उन कमियों को पूरा कर दिया। तो इन्होंने शुक्ल जी की जो कमियां थी उनके पूरक आचार्य हम इनको कह सकते हैं। इन्होंने 3 किताबें लिखी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों किताबें साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य द्विवेदी जी की किताबें हम देख सकते हैं। इसके बाद एक इतिहास ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसको लिखा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास एक बार हमने पढ़ा था जब हम जॉर्ज ग्रेयर्सन का और आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे थे, तब हमने बात की थी कि हिंदी इतिहास अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, तो उसका जवाब हमने दिया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और अगर पूछा जाए कि हिंदी का शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास कौन सा होगा, तो उसका जवाब हमने दिया था आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन यहां पे हम देखें तो हम देखते हैं कि इसका तो टाइटल ही हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। वो 2 इतिहास ग्रंथ थे, उनको हमने वैज्ञानिक इतिहास किस आधार पे कहा? तो उनको वैज्ञानिक इतिहास इस आधार पे कहा कि उनका जो नामकरण था, या फिर उनमें जो कवियों का विश्लेषण था और जो कालखंड थे, उनको नाम जिस आधार पर दिया गया उसके आधार पर उन्हें वैज्ञानिक इतिहास की श्रेणी में डाला गया। इस इतिहास ग्रंथ का शीर्षक जो है, या फिर जो किताब है उसका शीर्षक वैज्ञानिक इतिहास के नाम से है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो हमारा जवाब हो जाएगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तो हमारा जवाब हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तो हमारा जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पुस्तक आती है 1986 में, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये किताब अगर आधुनिक काल पर हमें पकड़ बनानी है, आधुनिक काल को हमें गहराई से समझना है, तो ये किताब उसका आधार है, मूलभूत है। अगर हमने इस किताब को ढंग से पढ़ लिया तो आधुनिक काल पर हमारी एक समझ विकसित हो सकती है। हालांकि इन्होंने चारों कालों पर काम किया है, लेकिन आधुनिक काल को समझने में विशेष रूप से ये किताब हमें योगदान देती है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक और इतिहास ग्रंथ भी लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बीच में एक डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ भी आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन वो संपादित है। डॉक्टर नगेंद्र ने उसे लिखा नहीं है, केवल संपादित किया है, तो उसे हम इनकी श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। अलग से अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किसने किया है, या फिर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास मौलिक है या संपादित है, तो उसके हम संपादित की श्रेणी में रख देंगे। इसके बाद एक इतिहास आता है 2003 में, ये लिखा है सुमन राजे ने, और इसका नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास।
आधा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने लिखा है। अभी हमने कहा था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ को अधूरा इतिहास माना जाता है। तो अगर सवाल ये आ जाए कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, तो उसका जवाब सुमन राजे होगा, ना कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है, तो उसका जवाब होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब बात करते हैं सुमन राजे के इतिहास ग्रंथ की। सुमन राजे का इतिहास ग्रंथ, इसको इन्होंने आधा इतिहास क्यों कहा है? क्योंकि सुमन राजे का यह मानना है कि पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हो, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ हो, मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ हो, रामकुमार वर्मा का इतिहास हो या बच्चन सिंह का इतिहास हो, किसी में भी महिलाओं को उतना स्थान नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था। महिलाएं जो कि आधी आबादी हैं, उनको उनका पूरा स्थान नहीं मिला। इसलिए इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है और इसको नाम दिया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो आधा नाम से आप समझ गए हो कि इसमें मुख्यतः महिला रचनाकारों को ध्यान में रखा गया है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में कुछ रचनाएं हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है। इनके अलावा भी कुछ रचनाएं मिलती हैं, जैसे हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है जो कि 16 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा हिंदी काव्य धारा है, हिंदी साहित्य का अतीत है, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास है। तो इस प्रकार से और भी कई किताबें हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जिनमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, वो ये सारी हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का कालखंड के हिसाब से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे, फिर भक्ति काल का अध्ययन करेंगे, फिर रीतिकाल का अध्ययन करेंगे और आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। आदिकाल में हम सबसे पहले आदिकाल के नामकरण की बात करेंगे, उसके बाद हम आदिकाल का प्रवृत्तियों के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा कि साहित्य क्या है, साहित्य को समझा। उसके बाद हमने साहित्य के इतिहास लेखन की अलग अलग पद्धतियों की बात करी। उसके बाद हमने साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में अलग अलग इतिहास ग्रंथों की बात करी। अब हम बात करेंगे साहित्य के इतिहास की, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल का। आदिकाल में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है आदिकाल के नामकरण का, कि आदिकाल को क्या नाम दिया जाए। कुछ विद्वानों ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया, किसी ने अपभ्रंश काल नाम दिया, किसी ने आरंभिक काल नाम दिया, किसी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, किसी ने बीज वपन काल नाम दिया कि साहित्य का बीज यहाँ पर पड़ा। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं जिनकी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया। इन्होंने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया या आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। इसके संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों को प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि ये वीरगाथा काल हम इसको नाम देते हैं। लेकिन उनमें से 3 ग्रंथ इन्होंने खुद ने ये कहकर हटा दिए कि ये वीर रस से संबंधित नहीं है। वो 3 ग्रंथ कौन से थे? बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। तो 12 में से 3 इन्होंने खुद ने हटा दिए। अब ग्रंथ बच गए 9 में से 4 ग्रंथ इन्होंने कहा कि साहित्यिक अपभ्रंश के हैं, जिनमें से कौन से? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो और विजयपाल रासो। इन 4 ग्रंथों को इन्होंने आदिकाल में अपभ्रंश की रचनाएं माना, हिंदी की रचनाएं ना मानकर अपभ्रंश की रचनाएं मानकर इनको हटा दिया। तो अब रचनाएं बची 5। कौन से? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इन 4 को इन्होंने हटा दिया। अब बचे 5 ग्रंथ, जिसमें से अगर हम देखें तो खुमाण रासो का अगर हम अध्ययन करें तो खुमाण रासो रचना को हम ध्यान से देखें तो खुमाण रासो रचना, जिसमें हमें 16वीं 17वीं शताब्दी तक के उल्लेख मिलते हैं, तो खुमाण रासो रचना केवल आदिकाल की रचना नहीं मान सकते। वो एक तरीके से वंशावली की तरह है, जिसमें वंश का वर्णन है सदियों के अलग अलग समय के हिसाब से। तो खुमाण रासो विशुद्ध रूप से आदिकाल की रचना नहीं ठहरती। खुमाण रासो इस प्रकार से नकार दी जाती है। इसके बाद परमार रासो, परमार रासो का भी उल्लेख मात्र मिलता है, मतलब पूरी तरह से वो ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता। इसके बाद बचते हैं जयचंद प्रकाश और जसमयंक जस चंद्रिका।
इन दोनों ग्रंथों का केवल नाम का उल्लेख हमें मिलता है, ये ग्रंथ हमें पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होते। इसके बाद बचा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल ने खुद ने जाली करार दे दिया, यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है वो इन्होंने प्रमाणिक नहीं माना। तो इस प्रकार से जो 12 ग्रंथ इन्होंने लिए थे, जिसमें से 9 ग्रंथ इन्होंने वीर रस के माने थे, वो 9 के 9 ग्रंथ यहाँ पर नकार दिए गए। तो वीर गाथा काल नाम इसीलिए खारिज हो गया, अमान्य हो गया। इसके बाद वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ये भी इसी प्रकार से है कि वीर रस के प्रधान रचनाएं यहाँ पर लिखी गई, लेकिन इसको भी हमने नकार दिया। इसके बाद एक नाम आता है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम अगर हमसे पूछ लिया जाए कि आदि काल का नाम, अगर हम आदि काल ना देकर दूसरा नाम दे जो कि सर्वमान्य हो, तो इसका जवाब होगा सिद्ध सामंत काल। ये नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया, यानी कि आदि काल के बाद दूसरा सबसे मान्य नाम सिद्ध सामंत काल है, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने दिया। एक बार जेएनयू का जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तब ये सवाल पूछा गया था कि आदि काल का नाम सिद्ध सामंत काल नाम अगर रखा जाए, आदि काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल है, ये सही है, क्यों इसको प्रमाणित करें। यानी कि आदिकाल का नाम हमें सिद्ध सामंत काल नाम देकर पूछ लिया कि सिद्ध सामंत काल नाम इसको हम क्यों कहें। तो ये सवाल पूछ लिया था, और अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आदिकाल का नामकरण, आदिकाल के बाद दूसरा सर्वमान्य नाम कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। इसके बाद आधार काल सुमन राजे, यानी कि हिंदी साहित्य का जो आधारशिला इस काल में रखी गई वो सुमन राजे ने आधार काल इसका नाम दे दिया। मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है आरंभिक काल, यानी कि साहित्य के इतिहास का आरंभ यहाँ से होता है। उद्भव काल वासुदेव सिंह, यानी कि यहाँ से साहित्य का उद्भव होता है, हिंदी साहित्य का उद्भव होता है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, यानी कि हिंदी साहित्य का बीज इस समय पर बोया गया, तो ये बीज वपन काल है। इसके बाद शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। एक और नाम है अपभ्रंश काल। यदि आदिकाल नाम ना दिया हो, सिद्ध सामंत काल नाम नहीं दिया हो, तो फिर तीसरा सर्वमान्य नाम होगा अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल के समर्थन में 2 मत है, एक तो डॉक्टर बच्चन सिंह का और एक धीरेन्द्र वर्मा का, और एक नाम है चारण काल, डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, कई बार सीधा ग्रियर्सन के नाम से पूछ लिया जाता है कि ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा चारण काल। तो ये सारे नाम किसी ना किसी रूप से खारिज कर दिए गए, किसी ना किसी स्थान पर तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमाणिक नाम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हमने आदिकाल दिया, और आज भी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हम आदिकाल के रूप में ही पढ़ते हैं। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इनका कहना था कि हिंदी साहित्य की वर्तमान में जो प्रवृत्तियां हम देखते हैं वो सारी की सारी प्रवृत्तियां उस समय भी मौजूद थी, तो इन्होंने इसको हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम दिया। और डॉक्टर नगेंद्र भी इसी नाम का समर्थन करते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। तो ये हिंदी जो आदिकाल के नामकरण के संबंध में कुछ मत थे, जिनमें सबसे ज्यादा सवाल वीरगाथा काल नाम, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल और चारण काल से लेकर पूछे जाते हैं। वीरगाथा काल के मामले में हमसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से ग्रंथ हैं जिनको आचार्य शुक्ल ने वीर रस से संबंधित नहीं माना, जिसमें है बिचल देव रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रंथ है जिसको आचार्य शुक्ल ने खुद ने जाली करार दे दिया, तो उसका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। कितने ग्रंथ थे जो इन्होंने दिए? तो 12 ग्रंथ थे। वीर रस से संबंधित कितने ग्रंथ थे? 9 ग्रंथ थे। तो इस प्रकार से आदिकाल से संबंधित कुछ बातें हमसे पूछ ली जाएंगी। आदिकाल के नाम के संबंध में कुछ मत हमसे पूछ लिए जाएंगे। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा आदिकाल के बाद दूसरा सर्वमान्य नाम कौन सा है, तो इसका सिद्ध सामंत काल जवाब आ जाएगा। कई परीक्षाओं में ये सवाल आ चुका है। तो इस प्रकार से हमें आदिकाल के नामकरण के मामले में इन मतों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं आदिकाल में हिंदी साहित्य में साहित्य की कौन सी प्रवृत्तियां थी। 4 प्रवृत्तियां मुख्य रूप से हैं जिनको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। इसके अलावा आगे जाकर अमीर खुसरो भी पढ़ेंगे, विद्यापति को भी हम पढ़ेंगे, और उस दौर का जो लोक साहित्य था उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की। आदिकाल में सबसे पहले सिद्ध साहित्य की। सिद्ध साहित्य ये बौद्ध धर्म से निकला था,
और इन्होंने आगे चलकर अपनी एक नई साधना पद्धति बनाई। इनको पंचमकार के प्रवर्तक कहते हैं। पंचमकार का प्रवर्तन किया जिसमें इन्होंने 5 मकार, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मध्य और मैथुन, इनका प्रवर्तन किया। दूसरी बात, इन्होंने गृहस्थ जीवन का विरोध किया, मतलब गृहस्थ के ये विरोधी थे, लेकिन नारी सहवास को इन्होंने ब्रह्मानंद के सहोदर माना है, ब्रह्मानंद के बराबर माना है। यानी कि गृहस्थ का तो विरोध करते थे लेकिन नारी का विरोध नहीं करते थे। नारी इनके साथ में रहती थी, सिद्धों के साथ में सिद्धनी होती थी। और काया साधना पर बल दिया, यानी कि भोग जो था, काया साधना जो थी, वो इनके साहित्य में या इनकी जो अर्चना पद्धति थी उसमें शामिल थी, लेकिन गृहस्थ का विरोध करते थे। इससे एक सवाल क्या बनता है कि सिद्ध निवृत्ति प्रवृत्ति मूलक थे, निवृत्ति प्रवृत्ति मूलक थे, यानी कि गृहस्थ का विरोध करते थे इसलिए तो थे निवृत्ति मूलक, लेकिन काया साधना पर बल देते थे इसलिए थे प्रवृत्ति मूलक। तो काया साधना पर इन्होंने जोर दिया, साथ ही साथ इन्होंने गृहस्थ का विरोध किया और नारी सहवास को इन्होंने ब्रह्मानंद सहोदर माना है। इसके बाद खंडन मंडन का पहला प्रयोग, यानी कि पुराने तथ्यों को नकारना और नई धारणाओं को स्थापित करना। तो खंडन मंडन का पहला जो सबसे पहले खंडन मंडन को हम सिद्धों के यहाँ पर देख सकते हैं। सिद्धों की भाषा पर मागधी अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है। किसका? मागधी अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है, खंडन मंडन यहाँ पर मिलता है। पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद का या शास्त्रवाद का यहाँ पर खंडन मिलता है। शास्त्रों का विरोध किया गया है यहाँ पर, लेकिन लोक देवी देवता जो हैं, क्षेत्रीय देवी देवता हैं, उनका विरोध नहीं किया गया। वैदिक देवी देवता जो हैं, शास्त्रीय जो हैं, उनका विरोध है, लेकिन लौकिक है उनका विरोध नहीं है। दूसरी बात, समाज में वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है, यानी कि जो जाति भेद है उसको खत्म करने की कोशिश करी है, क्योंकि सिद्धों के साथ जो सिद्धनियां होती थी अधिकतर ये निम्न जाति की कन्याएं होती थी और उच्च जाति की कन्याओं को यहाँ पर स्थान नहीं मिलता था। तो इसलिए ये वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। समाज में ऊंच नीच का भेद इन्होंने समाप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। काया साधना पर इन्होंने बल दिया, पंचमकार का प्रवर्तन किया। इनकी बोली पर मागधी अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है। इन्होंने दोहा और चर्या पदों के माध्यम से अपने अनुष्ठान गीत लिखे और धारणाओं का खंडन मंडन किया। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख सिद्धों की, तो प्रमुख सिद्ध कौन से हैं? सरहपा सबसे पहले सिद्ध हैं। और सरहपा की ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हम बहुत से एग्जाम में आती हैं जो हमें याद होंगी। जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तेहि घट चित्त विषाम करूं सरह कहिए उवेश। जेहि मन पवन न संचरई, ये किसकी पंक्तियां हैं? सरहपा की पंक्तियां हैं। इसमें देखिए ये मन, पवन, न, ये सारे जो प्रतीक हैं, ये सारे जो शब्द हैं, इनको देख के हमें नहीं लगता कि आधुनिक काल की हिंदी हम कहीं पर पढ़ रहे हैं। इसीलिए आदिकाल को हिंदी का आदिकाल इसीलिए कहा गया क्योंकि वर्तमान में जो प्रवृत्तियां मिलती हैं या वर्तमान में जो शब्द हमें मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका उल्लेख उस दौर में भी होता था, इसलिए इसे आदिकाल कहा गया। तो सरहपा के बाद आते हैं लोईपा, कणप्पा, और इसके बाद और भी कई इनके सिद्धों के गुरु आते हैं। सिद्ध संख्या में 84 थे। कुल कितने थे? 84 थे। और सिद्धों से आगे जाकर नाथों का प्रवर्तन होता है। तो और सिद्ध साहित्य में अगर हम बात करें, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध साहित्य पर अगर किसी ने किया है तो वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिद्ध साहित्य पर सर्वप्रथम कार्य किसने किया, तो सर्वप्रथम कार्य होगा बेंडल ने। इसके बाद हरप्रसाद शास्त्री और बेंडल के बाद हरप्रसाद शास्त्री और फिर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों पर काम किया है। राहुल सांकृत्यायन तो सिद्धों की पांडुलिपियां जो थी वो तिब्बत से खच्चर पर लादकर और हिंदुस्तान लेकर आए थे। तो ये सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। बाकी प्रवृत्तियों का अध्ययन, बाकी साहित्य का अध्ययन हम आगे की क्लासेस में करेंगे। धन्यवाद।